Hello students, welcome to Bharti English Study Center, come Bharti Academy Patna. Today we are going to discuss women novelists of Victorian age. Actually क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो सामने से दिख रहा होगा. राइट अ नोट on the women novelist of Victorian age or comment on the work of major women novelists of 19th century or women novelists of 19th century. तो हम लोग आंसर कैसे बीए इंग्लिश ऑनर्स में लिखेंगे जो 17 मार्क की पूछी जाती है, तो कंप्लीट फुल 17 मार्क्स कैसे प्राप्त करें, इसके लिए परफेक्ट आंसर आप लोगों के लिए मैंने प्रिपेयर किया है. तो आप देख सकते हो आपका जो टेक्स्ट है, आंसर है, वो आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा. सबसे पहले लेट्स स्टार्ट. एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, विक्टोरियन एरा इज known for the galaxy of women novelists that it threw. Actually threw of की जगह पे grew up होना चाहिए. That is grew up, और it के जगह is कर लेना है. That is grew up. That is grew up. जैसा कि हम जानते हैं विक्टोरियन एरा जो है और गैलेक्सी ऑफ विमेन नॉवलिस्ट के लिए जाना गया. विक्टोरियन एरा में कई सारे महिला जो उपन्यासकार हुई. दे ऑल्सो इंक्लूड मिसेस ट्रोलॉप, मिसेस गोरी, मिसेस मॉस, मिसेस ब्रे, मिसेस हेनरी वुड, चार्लोट यंगर, etc. But the four most important women novelists who at quite important are following. देखिए उस समय तो कई विमेन राइटर्स थी, नॉवेलिस्ट थी, बट उनमें से ख़ास जो चार हैं वो इस प्रकार हैं. चार्लोट ब्रॉन्टी. अच्छा, चार्लोट में वाई हटा देना है. चार्लोट ब्रॉन्टी में से आपको वाई हटा देनी है. ब्रॉन्टी सिस्टर के नाम से भी हम लोग इन्हें जानते थे. सेकेंड वन है इमली ब्रॉन्टी, ये दोनों बहनें थी आपस में. थर्ड है मिसेस गैस्किल एंड फोर्थ वन इज जॉर्ज एलियट. मिसेस गैस्किल में नीड सम स्पेशल प्लीडिंग फॉर बीइंग इंक्लूडेड अमंग द रैंक ऑफ द ग्रेट विमेन नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एरा. But as for the rest, their place in history of English literature appears to be secure enough. Actually enough होगा वहाँ पे, GH लिखना है TH की जगह, of the four, and the two first name were sisters. चार्लोट ब्रॉन्टी एंड इमली ब्रॉन्टी दोनों बहनें थी. गैस्किल, मिसेस गैस्किल का जो योगदान रहा बहुत हाई तो नहीं था, लेकिन इनके समूह में रहने लायक थी वो. And their methods and achievement as novelists met at many plans. But each of the remaining two pursued her own line and made herself known in the field of English literature, English novel, in her own particular way, and that one is Charlotte Bronte and Emily Bronte. It means Bronte sisters. Now let's consider individually the work and achievement of the important novelist of Victorian era. Let's discuss Charlotte Bronte. The three Bronte sisters, Annie Bronte, Charlotte Bronte and Emily Bronte, these three are the sisters collectively known often as the Stormy Sisterhood. ये तीन बहनें जो हैं तूफ़ानी बहनें के नाम से जानी जाती थीं, और ये तीनों बहनें ने विक्टोरियन एरा में 19th सेंचुरी में तहलका मचा के रख दिया था साहित्यिक उपन्यास लिखने के मामले में. Who took the England of their ham by storm. Actually that is not ham, that is name, 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 by storm. तूफ़ान मचा के रख दिया था लिटरेचर के क्षेत्र में इन तीनों बहनों ने. And where in the actual life Sigh and
आइसोलेटेड गर्ल्स विथ रेदर अनइवेंटफुल लाइव्स। एक्चुअली अपने जीवन में ये तीनों बहनें बहुत ही सिंपल और सादगी भरी थी एंड इंट्रोवर्ट टाइप की थी, काफ़ी बात नहीं किया करती थी किसी से। लोगों को विश्वास नहीं था कि 19वीं सेंचुरी में ये तीनों बहनें इतना ज़्यादा तहलका मचा देगी साहित्यिक क्षेत्र में। नेक्स्ट है ऑल ऑफ देम डाइड यंग एंड डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। एक्चुअली ट्यूबरक्लोसिस साथ में लिखना है, टीबी से इन तीनों अक्षर ये तीन बहनों की डेथ हुई थी बड़ा ख़राब स्थिति में। एज देयर 2 अदर नॉन लिटरेरी सिस्टर्स डाइड। एक्चुअली डिड की जगह डाइड लिखना है। अन्य 2 बहनें जो थी वो भी उनकी डेथ हो गई। चार्लोट ब्रॉन्टी की डेथ तो हुई थी। They were daughters of a strict Irish person who made them lead a life what Compton Rickett कहते हैं the sternest self-repression। कि पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, हालांकि स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी तीनों बहनें ने साहित्यिक जो है धमाल मचा दिया साहित्य के क्षेत्र में, नोवेल लिखा और अपना नेम फेम करा। बट बिहाइंड दियर आउटवर्डली रिपल्स लाइव्स हग्ड लर्क द टेम्पेस्ट टॉस सॉल। लेकिन इनकी आत्मा में, इनकी अंतरात्मा में जो है तूफ़ान जो है चल रहा था और साहित्यिक तूफ़ान इन लोगों ने ला दिया। विच फाउंड एन आउटलेट इन दियर नोवेल्स विच आर ऑल द पोटेंटली ऑटोबायोग्राफिकल। अक्सर इन लोगों की जो नोवेल हुआ करती थी वो ऑटोबायोग्राफिकल होती थी, उनकी खुद के जीवन के बारे में हुआ करती थी। दे पॉर्ड आउट देयर इनर लाइफ इनटू द मोल्ड ऑफ द नोवेल। वो लोग अक्सर इस नोवेल में अपने लाइफ को ही दिखाया करते थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकेंगे, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ उन चीज़ों को, इसे हम लोग कर सकेंगे। दे poured out their inner life into the mold of this novel। ये नोवेल में इसकी चर्चा करते थे। That consideration leads हॉग वाकर टू assert। इस मामले में हॉग वाकर कहते हैं द ब्रॉन्टी सिस्टर बिलोंग to that class writer whom it impossible to understand except the medium of biography। कि ये जो बहनें थी इनको समझने के लिए सबसे पहले हॉग वाकर कहते हैं कि उनके जीवन को और बायोग्राफी को समझना ज़रूरी होगा। यदि आप इनके जीवन को समझना चाहते हैं, इनकी रचनाओं को समझना चाहते हैं। चार्लोट ब्रॉन्टी रोट द फॉलोइंग 4 नॉवेल। इनकी 4 नॉवेल है, उसमें पहला नॉवेल था द प्रोफेसर, दूसरा नॉवेल था विलेट, तीसरा था जेन आयर एंड द फोर्थ वन इज शेरली। The first 2 novels were based on her personal experience at the Brussels boarding house, where she most probably fell in love with the Belgian scholar Heger, who perfectly answered her aunt's conception of the dashing hero of the ironic type। हालांकि जो प्रोफेसर है और विलेट है, इसमें इन्होंने अपने ही जीवन का और जिस अवस्था को दिखाया है कि उन्हें प्यार हो गया था एक स्कॉलर से, बेल्जियन स्कॉलर से, एंड that one was professor। Her soul had always yearned for such a lodging word, but she being a daughter of a village person, the man who made personal to her proposals to her actually bear Lancaster's curates with the one of whom she ultimately settled down in 1844, a year before her death। अपने मरने से पहले वो सेटल हो गई और अपने पिताजी की जो है स्ट्रिक्टनेस के अक्सर ये चर्चा किया करती थी चार्लोट ब्रॉन्टी। बट सी वर्शिप्ड द डैशिंग स्प्लेंडेड मैस्कुलिन फिगर ऑफ द हेगर वाच। लेकिन वो मरते दम तक उस हेगर को नहीं भूल पाई। हेगर को बहुत वो मानती थी, प्यार करती थी। हर फ्रस्ट्रेटेड पैशन फॉर हिज प्रोवाइड्स ग्राउंड वर्क फॉर हर फर्स्ट 2 नोवेल। उन्होंने पहले 2 नोवेल में उसी का चर्चा किया है, द प्रोफेसर में एंड विलेट में। द हीरोइन ऑफ हर 3rd नोवेल इज अ गवर्नेस जस्ट लाइक हर सिस्टर एनी की तरह अपने 3rd नोवेल में जैन एयर में दिखाया है अपनी बहन को ही, सिस्टर एनी को। हर टेम्पचुअस
लव अफेयर, एक्चुअली लिव की जगह लव अफेयर विद द रजिस्टर कॉम्बिनेशन ऑफ वंडरफुल नोवेल्टी एंड मीनिंगनेस इन द स्टेपल ऑफ दिस नॉवेल। चौथा नॉवेल में ने भी उन्होंने प्यार को ही दिखाया है कि कैसे स्ट्रिक्टनेस तो थी परिवार में, लेकिन एक एज होता है जहाँ प्यार हो ही जाती है। इन चीज़ों को दिखाया है। अगेन चार्लोट ब्रॉन्टी इन हर नोवेल्स revolted against the tradition of Jane Austen, Charles Dickens and Thackeray। चार्लोट ब्रॉन्टी ने अपने नोवेल में चार्ल्स डिकेंस का, जेन ऑस्टिन का एंड थैकरे का विरोध किया है। उनके ट्रेडिशन को के विरुद्ध में वो लिखी हैं। थैकरे's Vanity Fair she praised in glowing terms, but she herself never attempted anything of this kind। वैनिटी फेयर का स्टोरी का प्रशंसा तो की है, बट उस टाइप की कभी वो खुद नहीं लिखी। अकॉर्डिंग टू कैम्पटन रिकेट कहते हैं 3 कैरेक्टरिस्टिक्स डिटैच देमसेल्व्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ चार्लोट ब्रॉन्टी, कि चार्लोट ब्रॉन्टी के राइटिंग में यानी उनके नॉवेल में 4 खास विशेषताएं थी। और वो विशेषता क्या थे उनकी चर्चा देखेंगे आप इस प्रकार है। दे आर कहते हैं दे आर दे आर द नोट ऑफ इंटीमेसी, बहुत घनिष्ठ थे। द नोट ऑफ पैसन एंड द नोट ऑफ रिवोल्ट, वो खुल के विरोध किया करती थी जो भी चीज़ें थी उनका। द नोट ऑफ इंटीमेसी इज काउज्ड बाय द मार्केटेडली ऑटोबायोग्राफी साइलेंट ऑफ हर नोवेल। एक्चुअली नोट ऑफ इंटीमेसी इसलिए था घनिष्ठता क्योंकि इनकी जो नोवेल हुआ करते थे वो ऑटोबायोग्राफिकल होते थे। इनकी जो नोवेल होते थे वो ऑटोबायोग्राफिकल होते थे। ऑटोबायोग्राफिकल होते थे, साइलेंट ऑफ नोवेल। द नोट ऑफ पैशन इज स्ट्रक्ड बाय द लॉनली सेंसिटिव वुमेन और बिहाफ ऑफ अनदर वुमेन। और दूसरा जो है नोट ऑफ पैशन में दिखाया है कि कैसे अकेली महिलाओं का सेंसिटिविटी होती है दूसरे महिला के प्रति। एंड हर पॉइंट ऑफ व्यू इज स्पेशली द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वुमेन लाइक मिसेज ब्राउनिंग, शी इफेक्टिवली रिप्रेजेंट हर लाइफ एंड नोवेल इन द पैंजेस ऑफ द फॉरलॉर्न वुमेन। उदास महिला का कहानी को दिखाई है। हुज प्राइस चार्मिंग एज एट टू कम, जिसकी ये जो बहुमूल्य खुशी थी और सुंदरता थी वो नहीं दिखते हैं यदि चेहरे पे उदासी आती है। सी पिक्चर्स एंड हाईलाइट्स द primeval women as regard the note of revolt. We must emphasize that she was a rebel by nature and Puritan by training. रिवेलियस थी, विद्रोही थी नेचर से, लेकिन प्यूरिटन थी नेचर ट्रेनिंग के वे में, ट्रेनिंग पीरियड में। क्रम्पटन का कहना है, रिकेट का कहना है, कहते हैं चार्लोट हैड द साउट ऑफ प्रिमिटिव वुमेन, वह पुरानी प्राचीन महिला थी। लिस्ट इन बाय अ फ्यू अर्ली विक्टोरियन कन्वेंशन, लेकिन कई विक्टोरियन परंपरा उनमें जीवित थी। एंड सी इज ऑलवेज स्टेरिंग अगेंस्ट द लेस वाइल अपग्रेडिंग हर सेल्फ फॉर डूइंग सो। जब भी वो ऐसा कोई कहानी लिखती थी या नोवेल लिखती थी खुद को अपग्रेड करती थी। तो ये था चार्लोट ब्रॉन्टी के बारे में। फिर है लेट अस कंसीडर अबाउट इमली ब्रॉन्टी एंड हर वर्क्स। लेट अस कंसीडर about Emily Bronte and her works. Emily was a poet as well as novelist and her only novel Wuthering Heights is a poem as well as novel. इनकी एक बहुत ही फेमस एक्चुअली किताब है, नोवेल कह सकते हैं, जिसका नाम है Wuthering Heights। आप इसे नोवेल बोल सकते हो या पोएम भी बोल सकते हो। And there is no other book says the लेक्यूस कहते हैं कि इनकी और कोई किताब खास नहीं है सिवाय Wuthering Heights के, which contains so many of the tabulous and rebellious element of the romanticism, जिसमें उन्होंने दिखाया है प्यार में किस तरह की समस्याएं आती है। एक्चुअली वुदरिंग हाइट्स की जो स्टोरी है, गोविंदा की फिल्म देखे होंगे, नसीब नाम से एक फिल्म है। नसीब की जो स्टोरी है ना, हल्का उससे मैच करता वुदरिंग हाइट की स्टोरी। इसमें जो हीरो है हेथक्लिफ नामक लड़का है। एक्चुअली
वो जिससे प्यार करता है वो लड़की इससे शादी नहीं करती है इसके गरीब होने के कारण। बाद में हेथक्लिफ अमीर हो जाता है, लेकिन शादी तो नहीं हो पाती है। बदले में हेथक्लिफ चाहता है कि उसकी एक्स जो थी उसके बेटी से इसके बेटा का शादी हो, लेकिन हेथक्लिफ का बेटा भी खुद मर जाता है। तब अंत में हेथक्लिफ जो है उसकी अपनी प्रेमिका की बेटी की शादी उसके पसंद के हीरो से शादी करा देती है। तो सी इज़ अ फायरसर दैन द चार्लोट। चार्लोट ब्रॉन्टी से ज़्यादा गुस्से वाली थी इमली ब्रॉन्टी, एंड हर फायरसनेस गुस्सा इज स्ट्रेंजली अकम्पनीड बाई न्यूमरस स्ट्रोक्स ऑफ इनिशिएटिव इल्यूमिनेशन। कई तरह का उदाहरण और समझाने का कोशिश करती थी। सी लुक्स लाइक अ बायरन इन पेटिकोट्स। और बैरन इन पेटिकोट्स का मतलब हो गया कि बैरन के टाइप से, जैसे बैरन लिखा करते थे उस टाइप से वो भी लिखा करती थी। यहाँ पर ये मकसद था। एंड बुदरिंग हाइट्स सी ऑल्सो रिवेल, बट द रिवेलियस इज टेम्पर्ड बाई सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता थी इनमें। बुदरिंग हाइट इज अ स्टोरी ऑफ प्राइमल पैशन enacted amongst the elemental environment. Catherine Earnshaw in the wilderness and beauty like the panther. कैथरीन नामक लड़की से प्यार होता है एक्चुअली हेथक्लिफ को। हेथक्लिफ with his consuming passion for Catherine and his flaming desire for revenge looks like the character from ancient Greek tragedy. उसमें हेथक्लिफ गुस्सा हो जाता है कैथरीन से, क्योंकि कैथरीन शादी नहीं करती है अपने प्रेमी से और किसी अमीर आदमी से शादी कर लेती है। हालांकि लड़की जो शादी करती है उसका कहना यह था कि हम गरीब से शादी करेंगे तो गरीब ही रह जाएंगे, यदि अमीर से शादी करेंगे तो इस लड़के को यानी अपने प्रेमी को अमीर बना देंगे। ये कह के वो शादी कर ली थी दूसरे से। लेट्स टॉक अबाउट मिसेस गैस्किल नाउ। अब कह रहा है कि हम थोड़ा सा मिसेस गैस्किल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट मिसेस गैस्किल। तो यहाँ पर कह रहा है लेट्स टॉक अबाउट मिसेस गैस्किल नाउ। मिसेस गैस्किल हैड नथिंग ऑफ दिस पैशन एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द आयरोनिक सिस्टर्स। और कुछ नहीं था गैस्किल में, बस फ्रस्ट्रेशन गुस्सा था, पैशन थोड़ा कम था। सी वॉज द वाइफ ऑफ क्वाइट यूनिटेरियन क्लर्जी मैन इन द मैनचेस्टर चर्च में। मैनचेस्टर में क्लर्जी मैन का पादरी की पत्नी थी मिसेस गैस्किल। वन ऑफ द बजिंग सेंटर ऑफ इंग्लिश इंडस्ट्री, सी वॉज मदर ऑफ 7 चिल्ड्रन। 7 बच्चों की माँ थी। एंड सी हैड अकॉर्डिंग टू वैलेट एलन कहते हैं व्हाट मे बी कॉल्ड द 70 सीरेनिटी ऑफ द फुलफिल्ड। बड़ा शांत रहने वाली महिला थी मिसेस गैस्किल। एंड एक्सेप्टेड एवरीथिंग विद द एयर ऑफ व्हाट डेविड सेल्स कहते हैं सीरीन सेटिस्फैक्शन। बहुत शांत और एकदम संतुष्ट महिला थी। हर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड डीप ह्यूमन सिंपैथी आर ऑब्वियस मैनिफेस्टेशन ऑफ हर सेरेनिटी। उनकी शांति में जो है ह्यूमर भी था, डीप ह्यूमन सिंपैथी थी। बड़ा दयालु टाइप की महिला थी मिसेस गैस्किल। What distinguished the novel of Mrs. Gaskell is her deep social consciousness combined with the compassionate observation of life around her. जो कुछ भी नोवेल लिखती थी वो नोवेल बड़ा ही सिंपल हुआ करता था, और उसमें उनकी सबसे बड़ी विशेषता हुआ करती थी कि उनकी नोवेल जो होता था वो सामाजिक चीज़ों को दिखाया करता था। हर नोवेल डिवाइड देमसेल्फ इनटू 2 वेल डिफाइंड कैटेगरी। उनकी नोवेल जो थी 2 कैटेगरी में बटा हुआ था। फर्स्ट वी हैव नोवेल लाइक मैरी बैरटन के टाइप से था, एंड नॉर्थ एंड साउथ which deal with the social industrial problem arising out of master workman struggle which were feature of the industrial age. उस समय औद्योगिक युग था और जो मालिक और नौकर के बीच, मजदूर के बीच समस्याएं थी उसको ज़्यादा दिखाती थी मिसेस गैस्किल। विच हैड देन जस्ट गॉट अंडरवे, और वो सारी चीज़ों को दिखाने का काम करती थी। बीइंग हर सेल्फ वेयर फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल एज विच हैड देन जस्ट गॉट अंडरवे। बीइंग हर सेल्फ और रेसिडेंट ऑफ मैनचेस्टर, क्योंकि खुद मैनचेस्टर में रहती थी। मिसेस गैस्किल वाज अ विटनेस टू द ब्लेसिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और उन्होंने साफ तौर पे देखा था औद्योगिक क्रांति को और औद्योगिक क्रांति से होने वाले परिणाम। दूसरा है सेकेंडली वी हैव नोवेल्स लाइक द क्रैंडफोर्ड रूथ वाइफ्स एंड डॉटर्स एंड द सिल्वियाज लव्स which eschew all the industrial problem
इनकी कहानी में सारे औद्योगिक समस्याएं और मजदूर की समस्याएं थी। आर कंसर्न विथ रूरल लाइफ एंड मैनर्स विच मिसेज गैस्केल न्यू सूटेड। गाँव की कहानी को अक्सर दिखाया करती थी। थैंक्स टू हर लॉन्ग स्टे एट द नट्सफोर्ड विथ हर आंट बिफोर सी सेटल द मैनचेस्टर एट हर हस्बैंड। शादी से पहले जो है मिसेस गैस्केल गांव में रहा करती थी, नट्सफोर्ड में, जहाँ से वो सारे जीवन को या सारी चीज़ों को डिस्कस किए और मज़दूरों की स्थिति को दिखाने का कोशिश किए थे। नाउ लेट्स डिस्कस द जॉर्ज इलियट। With the George Eliot, we come to the most philosophical of all the major Victorian novelists. Both female and male philosophy is both her strength and weakness as novelist. Novelist के रूप में इनमें दोनों चीज़ पाया गया। मेल एंड फीमेल की जो वीकनेस होती है उसको दिखाए जॉर्ज इलियट ने। इट कीप्स हर फ्रॉम फेलिंग इनटू द बैथोस। उन्होंने दया नहीं दिखाया एंड ट्रिवियलिटी, ट्रिवियल का मतलब तुच्छता होता है, triviality, but at the same time gives her art an ultra serious and reflective quality which makes it heavy reading. उन्होंने बहुत ही अट्रैक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव वे में लिखा ताकि लोग सोचने को मजबूर हो जाए। इवन हर ह्यूमर में HOMOUR होना चाहिए था। द फैकल्टी मजाकिया टाइप का, विच सी डाउटलेसली इज क्वाइट रिच हैज अबाउट इट क्वालिटी इज पॉन्डसली रिफ्लेक्टिवनेस। लेकिन इनका जो क्वालिटी था वो रिफ्लेक्टिव था, लोग सोचने को मजबूर हो जाते थे। फिर कहते हैं जॉर्ज इलियट इम्पोर्टेंट नोवेल्स, नोवेल में एल छूट गया है, नोवेल्स आर फॉलोइंग द मील ऑन द फ्लॉस, एडम बेटी, रोमोला, फेलिक्स हॉट, डैनियल डेरोंडा एंड मिडिल मार्च इनमें से बहुत ज़्यादा ही फेमस रहा और द मील ऑन द फ्लॉस भी बहुत फेमस रहा। ऑल ऑफ देम आर मार्क्ड बाय द एक्सट्रीम सीरियसनेस ऑफ पर्पस एंड एक्सक्लूजन। जितने भी आपने चारों देखा विमेन नॉवेलिस्ट को, ये चारों बहुत ही ज़्यादा सीरियस रही हैं अपने पर्पस और अपने पैशन के प्रति। एज सैमुअल सी च्यू कहते हैं, इन जॉर्ज इलियट्स हैंड्स द नोवेल वाज नॉट प्राइमरली फॉर एंटरटेनमेंट बट फॉर द सीरियस डिस्कशन ऑफ मोरल इशू। जॉर्ज इलियट अक्सर नोवेल को लिखती थी, उसमें सामाजिक और मोरल इशू को लिखती थी कि क्या समस्याएं हैं उन दिनों। सी इज़ टू डिडक्टिक एंड मेक्स एवरी, डिडक्टिक में DIDA कर दीजिए, एवरी इंसिडेंट अ टेक्स्ट फॉर मोरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन। नैतिकता को इन्होंने दिखाने का कोशिश किया। अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ हर नोवेल इज दे आर वेरी डीप कंसर्न विथ ह्यूमन साइकोलॉजी। मनुष्य के जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग है उसे जॉर्ज इलियट ने बहुत ही कायदे से रखा है और दिखाया है। जॉर्ज इलियट एक्सेल्स एट द पोर्ट्रेइंग द ट्रेजेडी ऑफ अनफुलफिलमेंट फीमेल लॉन्जिंग। जॉर्ज इलियट ख़ास तौर पर दिखाने का काम किए हैं कि कैसे वीमेन नॉवलिस्ट और ख़ासकर महिलाएं जो है संतुष्ट नहीं थी उस समय में और समस्याएं ज़्यादा थी, इसे दिखाने का कोशिश की है। तो थैंक यू आप सभी को। ऐसे ये कोशिश किया जाता है कि रिकॉर्ड करके आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दिया जाए। ऐसे आप लोगों का प्यार सपोर्ट बनेगा तो बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड लिया जाएगा और उस पर डिस्कशन होगी क्लासेस की। इस तरह से ये क्वेश्चन को आप धीरे धीरे देख के और आप अपने नोटबुक में लिख सकेंगे और नोटबुक में लिखने के बाद आप इजीली एग्ज़ाम हॉल में जाके इसे लिख पाएंगे। आप कोशिश करेंगे कि जहाँ जैसे लेटेस्ट नो अबाउट द जॉर्ज इलियट, इस पे आप पैराग्राफ छोड़ लेंगे। थोड़ी सी मिस्टेक्स टाइपिंग में भी हुई है और थोड़ा सा एक्चुअली अब मेरी कोशिश होगी कि जैसे लेटेस्ट नो अबाउट जॉर्ज इलियट को थोड़ा बोल्ड करना था या अंडरलाइन करनी थी, जो कि टाइपिस्ट से मिस्टेक हुआ है। तो मेरी कोशिश होगी कि अगली बार से और भी ज़्यादा अच्छा बेहतरीन तरीके से सजा के आप लोगों को नोट्स मिले। थैंक यू आप सभी का। जो लोग नहीं लिख पाए हैं फिर से वीडियो को चला के और धीरे धीरे लिख लें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विमेन नॉवेलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एरा। थैंक यू।